हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे नर्सिंग एग्जाम के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना है। तो आज हम देखेंगे 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आगे पूछे जाने की संभावना है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक से भी है कि उस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑर्गन इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर की इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसे शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें रेशनल दिया गया है कि इट कैन कंट्रोल द फंक्शन ऑफ मेनी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह एंडोक्राइन ग्लैंड की सभी ग्रंथियों को नियंत्रण करती है, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ हेल्दी अडल्ट। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, 120 से 180 mmHg। तो 120/80 mmHg होता है एक नॉर्मल अडल्ट का ब्लड प्रेशर। तो ये जो 120 होता है वो सिस्टोलिक होता है और जो 80 होता है वो डायस्टोलिक होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल नर्सेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो नर्सेस डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है आंसर नंबर सी, 12 मई को। तो 12 मई को जो नर्सेस डे मनाया जाता है ये सेलिब्रेट क्यों मनाया जाता है? ये सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जन्मदिन की याद पर 12 मई को नर्सेस डे मनाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो रक्त की थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, विटामिन के। तो जो विटामिन के होती है ये रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, फिर है, व्हाट इज द कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो इन अडल्ट सीपीआर। तो व्यस्त सीपीआर में कंप्रेशन और वेंटिलेशन का अनुपात क्या है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, 30:2। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, स्किन। तो स्किन जो होती है वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। तो ये सबसे बड़ा ऑर्गन है। तो इसमें रेशनल दिया गया है कि स्किन कवर द एंटायर बॉडी सरफेस एंड कंसिस्ट द लार्ज ऑर्गन। तो त्वचा पूरे शरीर की सतह को ढकती है और इसे सबसे बड़ा अंग माना जाता है, इसलिए स्किन को ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा अंग माना जाता है। फिर है, नोजोकोनियल इंफेक्शन मीन्स। तो नोजोकोनियल इंफेक्शन होता है तो उसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है आंसर नंबर बी, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन। तो जो नोजोकोनियल इंफेक्शन होता है, जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसको एडमिट होने के 48 बाद जो 48 बाद जो इन्फेक्शन होता है उसे ही हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, वो 48 के बाद में हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद होने वाले संक्रमण जो भर्ती के समय मौजूद नहीं थे, मतलब कि जब मरीज भर्ती होता है उस टाइम पे वो संक्रमण नहीं होते, वो होते हैं, लेकिन जब वो वहां हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो वो सिम्टम्स देखने लगते हैं, उसी को हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, फिर है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट फ्लाइट आइडिया रेस्पॉन्स। तो लड़ो और उड़ो प्रतिक्रिया कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, एड्रेनालाइन, जिसे एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। तो ये जो हार्मोन होता है ये फाइट एंड फ्लाइट मोड पे होता है। तो जब कोई मतलब फियर वाली कंडीशन होती है, कहने का मतलब मान लो शेर पीछे पड़ गया,
तब जो हमारा ये हार्मोन एक्टिव होता है, ये खतरे के टाइम पर एक्टिव होता है। तो ये हार्मोन हमारे ब्रेन को यही सिग्नल देता है या तो लड़ो या फिर भागो यहाँ से, ठीक है। तो इसमें दिया गया है इट इज रिलीज बाय एड्रिनल ग्लैंड ड्यूरिंग स्ट्रेस और डेंजर, तनाव और खतरे के दौरान एड्रिनल ग्रंथियों द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जो होता है लड़ो, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, ये एड्रिनल हार्मोन होता है जो हमारे स्ट्रेस या फिर खतरे के टाइम पर एक्टिव होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन? तो SpO2 की नॉर्मल सामान्य सीमा क्या है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, 95 to 100%। तो अगर मतलब हेल्दी अडल्ट है तो उसमें ऑक्सीजन लेवल 95 से 100% होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 95% से नीचे जाता है तो उसे हाइपोक्सिया की कैटेगरी में रखा जाता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट यूज फॉर गिविंग आयन इंजेक्शन इन इन्फेंट इज? तो शिशुओं में आयन इंजेक्शन देने के लिए किस स्थान का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, वेस्टस लेटरलिस मसल। तो जो थाई में वेस्टस लेटरलिस मसल होती है, शिशुओं में वही यूज की जाती है क्योंकि वो जो शिशुओं के लिए बहुत ही ठीक रहती है, क्योंकि शिशुओं में सबसे विकसित मांसपेशी होती है, इसीलिए वहां पे वेस्टस लेटरलिस में दिया जाता है आयन इंजेक्शन, ठीक है। फिर है स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, विटामिन सी। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो हमारे गम से जो मसूड़े होते हैं और स्किन में धब्बे पड़ जाएंगे और गम से ब्लीडिंग होने लगेगी। तो स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर? तो किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर ओ, आंसर नंबर डी, ब्लड ग्रुप ओ। जो ब्लड ग्रुप ओ होता है जो वो यूनिवर्सल डोनर होता है, मतलब कि वो सभी को ब्लड दे सकता है। और लेकिन यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा होता है? जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है, जो ए बी होता है ना, ये सभी से ब्लड ले सकता है, बल्कि ये किसी को दे नहीं सकता। और जो ब्लड ग्रुप ओ होता है ये सभी को दे सकता है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन होती है वो किडनी की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, ठीक है। तो नेफ्रॉन फिल ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन। तो नेफ्रॉन क्या करते हैं कि ये ब्लड को फिल्टर करते हैं और यूरिन का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है किडनी की, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अकर प्राइमरली इन विच ऑर्गन? तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मुख्य रूप से किस अंग में होता है? तो सबसे पहले मेटाबॉलिज्म शरीर के किस अंग में होता है? तो उसका आंसर है आंसर नंबर बी, लीवर में। तो लीवर से जो लीवर जूस निकालते हैं उसी से मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें है ड्रग ऑब्जर्व, इसमें क्या दिएगा? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा। तो ड्रग ऑब्जर्व फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट ट्रेवल टू द लीवर फर्स्ट वेयर दे आर मेटाबोलाइज्ड। तो जीआई ट्रैक्ट से अवशोषित दवा पहले लीवर में जाती है जहां वो मेटाबोलाइज होती है। तो इसमें क्या है कि कोई भी हम जब ड्रग यूज करते हैं तो वो सबसे पहले स्टमक से जीआई ट्रैक्ट से लीवर में जाती है और वहीं पे इसका अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है द गोल्डन हाउ आवर कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू। तो गोल्डन
वर्ग अवधारणा किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, ट्रामा एंड इमरजेंसी। तो गोल्डन आवर क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर इस टाइम पर मरीज का इलाज नहीं किया जाए ट्रामा और इमरजेंसी कंडीशन में, तो मरीज की डेथ भी हो सकती है, इसीलिए उनको गोल्डन आवर कहा जाता है। उस गोल्डन आवर में अगर मरीज बच गया तो बच गया, नहीं तो उसकी बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस? तो ट्यूबरकुलोसिस का कारण बनाने वाला कौन सा जीव है? तो क्षय रोग जो टीबी होती है उसको मतलब कि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। इसका आंसर है आंसर नंबर ए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, ये टीबी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि कारण है, इसी की वजह से टीबी क्षय रोग होती है। और ये जो होता है ये एसिड फास्ट बेसिलाई होता है और ये मेनली लंग्स को अफेक्ट करता है, क्योंकि जो एसिड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ग्रो करता है। तो क्या करता है, ये हमारे लंग में जाकर वहां से ऑक्सीजन प्राप्त करता है और वहीं पर बैठ जाता है और हमारे लंग को सबसे पहले अफेक्ट करता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजीशन इज यूज्ड फॉर अ पेशेंट विथ ब्रीथिंग डिफिकल्टी? तो सांस लेने में तकलीफ होने वाले मरीज के लिए किस स्थिति का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, फॉलोअर पोजीशन। तो फॉलोअर पोजीशन में क्या करते हैं कि मरीज को बैठाते हैं और 45 डिग्री पे के एंगल पर थोड़ा सा पीछे की ओर लेटा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि सांस जो होती है वो इजीली हम ब्रीथ कर पाते हैं, इसीलिए हम अगर किसी को वो ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है तो फॉलोअर पोजीशन देते हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इफ अ न्यूबॉर्न बेबी? तो नवजात शिशु की हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, 270 से 300 के बीच में होती है। और ये है मतलब अडल्ट में जो बोन होती है वो 206 होती है, लेकिन जो न्यूबॉर्न और बेबी होता है उसमें 270 से 300 के बीच में होती है। और बाद में जब बेबी बड़ा होता है तो ये हड्डियां जुड़ जाती हैं आपस में, इसलिए हमारी 206 हड्डियां ही बचती हैं। ठीक है, फिर है ग्लाइकोयूरिया इज अ कंडीशन वेयर? तो ग्लाइकोयूरिया एक ऐसी स्थिति है जहां, तो इसका आंसर नंबर सी, शुगर ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन यूरिन। तो ग्लाइकोज यूरिया में क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है मतलब कि शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, वो यूरिन में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम उसे ग्लाइकोयूरिया कहते हैं। ये अक्सर डायबिटीज मेलाइटस का संकेत होता है। अगर किसी को डायबिटीज मेलाइटस होता है तो उसके यूरिन में ग्लूकोज आना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम ग्लूकोज यूरिया कहते हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर? तो रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, स्फिग्नोमैनोमीटर। तो स्फिग्नोमैनोमीटर जो बीपी की मशीन होती है उसी को बोला जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे 20 इंपोर्टेंट एमसीक्यू। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अच्छी वीडियो आती रहे। धन्यवाद।